टोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिस तरह से आज के हालात चल रहे हैं, राजनीति नए नए प्रयोग कर रही है। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश तिवारी जी से। मैं हसीन दानिश आपसे मुलाकात कराता हूँ। मुकेश तिवारी जी की बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आपने राजनीति का बहुत बड़ा दौर देखा है और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगातार आपने राजनीति में पत्रकारिता की है, तो पहले के दौर में और आज के दौर में क्या फर्क आया है? दानिश जी, बहुत आपने आज के टाइम का बड़ा मौजूद सवाल किया है, महत्वपूर्ण सवाल किया है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो सभी लोगों का एक ही सिद्धांत था कि इस देश को किसी भी तरीके से अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करना। उस समय जो देश के नौजवान थे, वकील थे, डॉक्टर थे, तमाम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग राष्ट्र सेवा के नाम पर इस क्षेत्र में आए और उसमें उनका उद्देश्य था कि राष्ट्र सेवा को लेकर आए, उद्देश्य को लेकर आए और उन्होंने लगातार अपने यहाँ तक की प्राणों तक की आहुति दी। लेकिन जब आज़ादी के बाद जब हमारी सरकार बन गई और विभिन्न राजनीतिक दल आ गए, फिर वहाँ पे आकर हमारा विचार में परिवर्तन आया धीरे, क्योंकि राजनीति को पहले राष्ट्र सेवा का माध्यम माना जाता था। उसके जरिए हम समाज में बदलाव लाते थे, अपने देश के बारे में विचार था। लेकिन धीरे धीरे बदलते दौर में अब कहा जाए तो पूरा समाज की विचारधारा बदली, तो समाज से ही राजनीति भी चलती। तो उसके चलते आज लोगों का सबसे बड़ी बात मुझे कहने को रही है, आज राष्ट्र सेवा का भाव खत्म हो गया। लोगों ने इसको कारोबार का दर्जा दे दिया, क्योंकि जब पहले लोग राजनीति में आते थे तो राष्ट्र सेवा करते तो समाज के से त्याग की भावना थी, कुछ अर्जन करने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे हमको इसे कारोबार को रूप दे लिया, तो आप महसूस करते होंगे कि आज राजनीति में जो लोग आते हैं उनको बहुत ताम और झांकी की जरूरत होती है, गाड़ी घोड़ा, तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा धंधे के माध्यम से आता है, ये तमाम अन्य माध्यमों से आता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा किसी राजनीतिक पार्टी का नाम तो अच्छा नहीं लगे, लगभग सभी हमाम में नंगे हैं, वो ज़्यादा वो कम। जिस तरह से आपने कहा कि सभी पार्टियां जो हैं एक तरह से कारोबार ही कर रही हैं, मैं जानना चाहूँगा कांग्रेस के बारे में। आपने कांग्रेस इंदिरा गांधी के ज़माने की देखी, फिर सोनिया गांधी के ज़माने की देखी, आज राहुल गांधी के ज़माने की कांग्रेस है। इन तीन पीढ़ियों में क्या बदलाव आया कांग्रेस में? देखिए, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो गठन किया था वो ने किया था, और वो आज़ादी के लिए गांधी जी, नेहरू और तमाम राजपथ राय, भगत सिंह, तमाम लोगों ने इस देश में देश को आज़ाद कराने के लिए सहयोग किया। आज़ादी के बाद फिर कांग्रेस ने देश की राजनीति में पदार्पण कर दिया। सच्चाई तो यह है कि गांधी जी इस बात के पक्ष कर रहे थे, वो चाहते थे कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया, नई राजनीति पर। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस देश की आज़ादी का आंदोलन में सरकत दी थी, तो लोगों को उसके प्रति से वो सहानुभूति मिली और पार्टी आई। तो गांधी जी के बाद नेहरू जी आए, और नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव जी आए, सोनिया जी आई, आज राहुल गांधी जी। कांग्रेस ने निश्चित देश के लिए बहुत कुछ काम किया था, लेकिन जब पार्टी कोई बहुत पुरानी होती है, तो जैसे कोई भवन, कोई मशीन जब पुरानी होती है तो उसमें कुछ खामियाँ आती हैं, तो समय समय पर उसमें सुधार की जरूरत होती है। यानी आपका कहना है कि मरम्मत की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कांग्रेस में जो कांग्रेस उस समय बनी थी, वो देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी। आज देश के वर्तमान हालात को देखते हुए उसमें होना चाहिए संगठन। अब कांग्रेस के अंदर मैं बड़ी ईमानदारी चाहता हूँ कि गांधी परिवार के इस्तेमाल किया जाए, गांधी के अलावा किसी और को नेतृत्व नहीं सौंपा। जबकि कांग्रेस के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन उनको उभारा नहीं गया, और इसीलिए चलते कहीं ना कहीं पार्टी का असंतोष आ गया। और धीरे धीरे जब चीज़ें पुरानी होती हैं तो निश्चित तौर से कमी आती हैं और लोगों में नाराजगी होती है, वहीं से बगाव होती है। और आज जितने भी राजनीतिक दल हैं
वो सब कहीं ना कहीं उनका मूल जो डीएनए है वो कांग्रेसी है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब इसकी नींव रखी, उसके बाद पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 2 सीटों पर सिमटने के बाद एक उभार आया। आज हम मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन मोदी जी की बीजेपी कहा जाता है। तो दोनों में क्या, अटल जी की भाजपा में और मोदी जी की भाजपा में क्या फ़र्क है? मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि ये जनसंघ थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं भारतीय जनता पार्टी 3 फेज बांटता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी का युग, आडवाणी का, और आज मोदी और शाह का युग। निश्चित तौर पे उस समय जब भारतीय जनसंघ बनी, जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो कांग्रेस की जो खामियां थी, नीतियां थी, उनका विरोध करके उसके विरोध से उपजी हुई पार्टी कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष के नाम पर लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही थी। तब लगा लोगों को कि हमारी सबकी समुदाय की बात करने वाली कोई ऐसी पार्टी बनी जो हम सबकी बात करें। तो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर कुछ लोगों के नीति पर अंकुश लगाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की और निश्चित तौर पर अटल आडवाणी के टाइम में 2 से बढ़ के आज 300 कुछ तक पहुँची पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। निश्चित तौर पे मोदी कार्यकाल में क्रांतिकारी काम हुई, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे राम मंदिर 1835 जो राष्ट्र के स्तर के मुद्दे थे, गौरवान्वित करने वाली बातें निश्चित तौर पर हुई, और देश को आज चौमुखी विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़कें हों, पुल हो, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी कमी आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी आई, वो आई महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर। तो कई उस पहलू में मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने में विफल। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जिन मुद्दों को जनता के बीच लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में बनी, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक गई? नहीं भटकी तो जो हमने मैन्युफैक्चर में कहा था, लेकिन हाँ निश्चित तौर में आज वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है, आम जनता के अंदर भी महसूस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। महंगाई चाहे कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबको उसकी मार झेलनी पड़ रही है। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर आज सरकारी स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल दिखाई देता है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, सरकार ऊपर से कठोर है, 0 टॉलरेंस की बात होगी, लेकिन नीचे लेवल पर कहाँ पे खामी है, लेकिन आम जनता में राहत महसूस नहीं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कंपेरिजन किया गया, उसमें अलग अलग पहलू निकल के आए, लेकिन जो स्थानीय पार्टी हैं, जिन्हें राज्य स्तर पर जो चुनाव लड़ती हैं, जो क्षेत्रीय दल कहे जाते हैं, उनकी क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में? देखिए, बहुत अच्छी बात कही। जब हम देश की बात करते हैं, पूरे देश की बात होती है, तो हमारी केंद्र सरकार कोई काम करती है, नीति करती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक परिस्थितियों से यहाँ की जाति धर्म पर वर्ग के लोग रहते हैं, तो उसको देखते हुए आपको समझता नहीं हो पाई, क्योंकि टुकड़ा नहीं आ पा रही, और लोगों को लग रहा था कि केंद्र सरकार ये जो केंद्र बैठने वाले हैं हमारा हितों को नहीं साथ पा रही है, तो वहाँ से तब क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ। तो फिर समाजवादी है बहुजन है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कई राज्यों में आपको देख सकते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी, महाराष्ट्र में, बड़े सभी राज्यों में क्षेत्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दलों का जो होता है वो अपने राज्य को लेकर ज़्यादा संघर्ष करती है। उसका उद्देश्य होता है कि राज्य की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सहयोग कर पाएँ, उनके मुद्दों को उठा सकें, अपने राज्य का विकास कर सकें। तो इसमें क्षेत्रीय दल को नकारा तो नहीं जाता, आज के वर्तमान के राजनीति में क्षेत्रीय दलों को नकारा नहीं जाता। अच्छा, जिस तरह से ये देखने में आता है कि क्षेत्रीय दलों के आने के बाद राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं नगण्य हो गए हैं, बिल्कुल लुप्त से हो गए हैं। वो लोग अपनी जाति की बात करते हैं, क्षेत्रीय दल किसी खास कम्युनिटी की बात करता है, या
खास मुद्दा उठा के हर दल ने अपना अलग अलग एक क्राइटेरिया चुन लिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल है, इनके आने से जो राजनीति का मोल तोल वाला सिस्टम बना, वो इनके आने से जो बना है उसमें कभी बदलाव आ पाएगा? निश्चित तौर से देखिए, राजनीति जो भी रही पहले से पूर्व हजारों वर्ष पहले से आप देखिए, राजनीति धर्म से चलती थी और धर्म के चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो। लेकिन आज जो वर्तमान में जो राजनीति का विकृत रूप देखा जा रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि जाति धर्मवादी हो गई और जातिवादी। भारत की राजनीति का इस कड़वा सच है कि हम जाति को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक समझता नहीं आएगी, एक सामान्य नीति नहीं बनेगी। सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं, सबके लिए अंतिम पायदान तक को व्यक्ति को राहत महसूस हो, सुविधाएं मिले, तब होता है। जब ये अन्याय होता है तब इसका लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चिंतन करते हैं। और निश्चित तौर पर चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, ये कोई अछूती नहीं, सभी ने ही धर्म और जाति का भरपूर उपयोग किया है। जिस तरह से धर्म और जाति और राजनीति का एक सम्मिश्रण सा बना दिया गया है, अक्सर देखने को मिलता है कि जो पार्टी शाम को किसी राष्ट्रीय दल को गाली देती है, बुरा भला कहती है, उसमें 100 कमियां निकालती हैं, जैसे ही उनका पैकेज कहा जाए फिक्स हो जाता है या उनका मोल तोल पूरा हो जाता है, तब वही पार्टी उनके लिए बेहतर हो जाती है। इस तरह का जो चलन बना है, कहा जाए कि जिस तरह से कहते हैं कि हमारे जो उसूल हैं, उन उसूलों को छोड़कर पार्टी दूसरी पार्टी को अपना लेती है, क्षेत्रीय दल अपना लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि राजनीति आज कारोबार का स्वरूप ले चुकी है। अब हमको राजनीति में इसलिए आना है कि किसी तरीके से एक बार सत्ता पाएं, फिर सत्ता में बने रहने की राजनीति होती है। पहले हम राजनीति इसलिए आते करते हैं सत्ता में आ जाए, वो मुद्दे लेते हैं और फिर सत्ता में बने रहें। जब इस तरह की नीतियाँ हम अपना लेते हैं तो फिर हम राजनीति का न्याय नहीं कर सकते, फिर हमको कहीं ना कहीं सौदे करने पड़ते हैं। अब वो करने पड़ते हैं अपने हित में, स्वाहित में, जनहित में नहीं। जब राजनीति में जनहित और स्वाहित में टकराव होता है तो ये जो स्थिति आज आप देख रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में, वो आज तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे जल की समस्या हो, चाहे भूमि की समस्या हो या जाति संघर्ष हो, वो उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी हमारे चैनल में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश तिवारी जी, जिन्होंने सभी दलों के बारे में खुलकर बात की। ऐसे ही लगातार नए नए मुद्दे लेकर आपके सामने आता रहेगा। ये आपका दोस्त हसीन दानिश, UP24 के लिए बरेली।